चलिए लॉ का जो MTP1 था दिसंबर 23 वाला, उसका जो है वो सॉल्यूशन देखते हैं। डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे था कि एक मिस्टर आयुष हैं जो कि प्रिंसिपल हैं किसके, मॉडर्न पब्लिक स्कूल के, और उनको चाहिए 2000 पैकेट ऑफ बिस्किट्स। किस चीज़ के लिए? ताकि वो स्टूडेंट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सके ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। ठीक, इसके लिए वो क्या करते हैं, वो एक क्या है, योगराज बिस्किट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो वहाँ पे पहुँचते हैं। कहाँ पे? योगराज बिस्किट के कंपनी पे। वहाँ पे पहुँचने के बाद वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ, मुझको इसी क्वालिटी के बिस्किट्स चाहिए। और वहाँ पे वो और देखते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैराइटीज़ ऑफ बिस्किट्स भी हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के भी बिस्किट्स हैं। जो चाहिए वो तो है ही, और भी प्रकार के बिस्कुट हैं। तो वो बिस्किट्स के बाद क्या होता है, वो 2000 पैकेट्स ऑर्डर कर देते हैं। ठीक, ऑर्डर करने के बाद वो क्या करते हैं कि अपना टोकन मनी भी वो पे कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वो ये स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि किस कैटेगरी के उनको बिस्किट्स चाहिए, क्योंकि एज पर द क्वेश्चन यहाँ पे वैरायटी ऑफ बिस्किट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये अपना स्पेसिफाई नहीं किए कि किस प्रकार के बिस्किट चाहिए। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, आप एग्रीमेंट कर रहे हैं और वहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है किसी चीज़ का, तो वो वॉइड माना जाता है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। योगराज कंपनी जो है वो सप्लाई नहीं करती है बिस्किट ड्यू डेट पे। ठीक, अब इसके लिए मिस्टर आयुष जो प्रिंसिपल साहब है वो क्या करते हैं, वो कर देते हैं केस फाइल। किस पे? कंपनी पे, कि तुम मुझे कंपेंसेशन भी दो। तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो आपका सेक्शन 29 है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में अगर मीनिंग सर्टेन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वॉइड। ठीक, मीनिंग अगर सर्टेन नहीं है इन एनी एग्रीमेंट एज पर द सेक्शन 29 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इफ the meaning of an agreement is not certain then that will be called as void। तो वो एग्रीमेंट जो है वो void कहा जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या था, ये तो हम लिख दिए प्रोविजन में कि void माना जाएगा अगर किसी भी एग्रीमेंट का मीनिंग सर्टेन नहीं है। जैसे ऊपर क्वेश्चन में था कि सर्टेन नहीं था प्रोडक्ट का, फैक्ट में लिख दिए कि वो ऑर्डर किए थे। मतलब पूरा क्वेश्चन ही समझिए किस में लिख दिए हैं कि इतना पैकेट्स वो ऑर्डर कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट किए, फिर ये स्पेसिफाई नहीं किए कि कौन सा उनको बिस्किट चाहिए, और बाद में सामने वाला सप्लाई नहीं किए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वॉइड एग्रीमेंट। तो बोला था कि क्या जो कंपेंसेशन क्लेम करना चाहते हैं आयुष जी, तो वो कर पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है वो वॉइड है, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट का ये वॉइड है और इसलिए ये इन्फोर्सेबल नहीं है। लेकिन जो पैसे टोकन मनी वो दे दिए हैं वो अपना टोकन मनी वापस ले लेंगे। ठीक है, लेकिन कंपेंसेशन उनको नहीं मिलेगा। ये सारे का PDF आपको मिल जाएगा, चिंता मत करिए। टेलीग्राम पे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए और टेलीग्राम पे देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि एक क्या है, प्रश्नाथ इंफ्रा हाइट लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है। ठीक है, पब्लिक कंपनी है जिसके 215 मेंबर्स हैं। ठीक है, 215 मेंबर्स हैं, 200 से ज़्यादा हैं। अब 215 मेंबर्स में से 20 मेंबर्स इम्प्लॉई हैं। ठीक है, कब से कब तक? 1 जून से लेकर, ये देखिए देखने वाली चीज़ है, 2021 से लेकर जून 2023 तक ये क्या है, ये इम्प्लॉई हैं। उसके बाद क्या होता है कि इनको जो है 2017 में शेयर्स अलॉट किए गए थे इन 20 लोगों को, जो अभी भी वो लोग रखे हुए हैं। कब तक? 31 अक्टूबर 2023 तक। लेकिन इम्प्लॉय कब तक थे? 30 जून 2023 तक। तो पूछ रहा है कि कंपनी जो है वो कन्वर्ट होना चाहिए प्राइवेट कंपनी में, यानी कि प्राइवेट कंपनी जो ये कहता है कि मेरा शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड है, शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते, और मेंबर्स 200 तक मैक्सिमम होनी चाहिए, 200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि 199 रहेगा चलेगा, 200 रहेगा चलेगा, 201 नहीं होनी चाहिए, ये कहता है प्राइवेट कंपनी। और ये प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है विद 215 मेंबर्स। तो कह रहा है कि क्या इनको मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स कम करने की ज़रूरत है? तो देखिए, कुछ कुछ ऐसे हैं जो कंपनी में मेंबर्स नहीं काउंट किए जाते हैं। कौन कौन? जो इम्प्लॉइज होते हैं। और अगर मेंबर इम्प्लॉय है, ठीक है, तो वो काउंट नहीं होगा। क्या मैं कह रहा हूँ कि वो काउंट नहीं होता है। ये प्रोविजन कहता है कंपनी एक्ट का, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट, अ प्राइवेट कंपनी कैन हैव मैक्सिमम 200 मेंबर्स, 200 मेंबर्स ही हो सकते हैं, जिसमें से कोई इम्प्लॉय नहीं होगा। अगर वो इम्प्लॉय है तो वो काउंट नहीं होगा। मान लीजिए कि 215 है और यहाँ पे 20 अगर इम्प्लॉय है, तो कितना हो गया नंबर इसका? 195, यानी ये प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई रिड्यूस करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्वेश्चन में हम पढ़े क्या कि ये मेंबर जो हैं वो इम्प्लॉय तो थे लेकिन सिर्फ 30 जून तक थे। 30 जून के बाद अक्टूबर में क्या हुआ कि वो लोग जो हैं वो बन चुके हैं मेंबर। क्यों? क्योंकि इम्प्लॉय ये सिर्फ जून 2023 तक रहे हैं, बाद में ये मेंबर बन गए। तो अगर ये बाद में मेंबर बन गए तो ये भी मेंबर की तरह काउंट किए जाएंगे।
जैसे क्या था कि एम्प्लॉय को काउंट हम नहीं करते जनरली, तो 215 में से तो हम 20 घटा देंगे कि नहीं 195 मेंबर्स हैं, हमें कुछ भी कम करने की जरूरत नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी आराम से बन सकती है। लेकिन ये तो बात है एम्प्लॉय इनकी जून 2023 तक ही, उसके बाद इनको तो शेयर्स लगभग 31 अक्टूबर 2023 तक दिया गया है, तो 31 2023 को वो मेंबर्स हैं, क्या है नहीं है, ये लोग एम्प्लॉय नहीं हैं। तो अगर एम्प्लॉय नहीं है तो इनको तो काउंट करेंगे ही करेंगे। तो ये जो 20 मेंबर्स हैं आउट ऑफ 250 ये अभी भी मेंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास अभी भी शेयर है। ये एम्प्लॉय तो पहले ही थे, एम्प्लॉय हट गए। हाँ, अगर इस टाइम पे पूछता, जून 2023 में पूछता, तो हम बता देते कि नहीं ये एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तो कुछ भी रिडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी भी ये मेंबर्स हैं, ठीक, अभी ये मेंबर्स हैं। इस टाइम पे पूछता तो यहाँ पे एम्प्लॉय वो होते तो रिड्यूस करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे अभी ये मेंबर्स हैं, यानी कि अभी भी मेंबर जो है वो 215 ही है, ठीक है, क्योंकि अभी तक इनके पास मेंबरशिप है, इनके पास शेयर्स है। तो 215 है, तो क्या रिड्यूस करने की ज़रूरत है? तो देखिए हम पहले क्या लिखें, प्रोविजन की, प्रोविजन के अनुसार एक प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, एक्सक्लूडिंग क्या, अगर एम्प्लॉयमेंट है उसको हम हटा देंगे, या फिर एम्प्लॉयमेंट है और एम्प्लॉयमेंट अभी ख़त्म नहीं हुआ है और मेंबरशिप है, ठीक है। और अगर 2 पर्सन एक साथ शेयर्स होल्ड कर रहे हैं तो दोनों को एक ही मानते हैं, ऐसा था, ठीक है, कंपनी के केस में। तो ये प्रोविजन का हम फैक्ट लिख दिए कि 215 मेंबर्स थे, उसमें से 20 मेंबर जो है एम्प्लॉय है, कब से कब तक, यहाँ तक, और उसके बाद उनको शेयर मिला है जो कि वो मेंबर्स माने जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक, 31 अक्टूबर तक। तो हेंस कंपनी कैन नॉट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू प्राइवेट कंपनी। क्यों? क्योंकि अभी भी तो इसका नंबर 215 ही है। अब आप समझिए 31 अक्टूबर को जब आप देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि 200 मेंबर, 215 मेंबर्स तो मेरे थे, लेकिन 20 इम्प्लॉय थे, तो कितने इम्प्लॉय थे तो 20 तो हट जाएंगे, तो कितने बचे 195। अब आप आराम से 195 को आप प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं 195 मेंबर्स के साथ, क्योंकि मैक्सिमम 200 ही है। लेकिन ये सिर्फ इम्प्लॉय जून 2023 तक ही थे ना, उसके बाद तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 31 अक्टूबर तक तो ये शेयर होल्ड कर रहे हैं, यानी कि ये तो मेंबर है। तो अगर मेंबर है ये, तो इनको मेंबर में ही काउंट किया जाएगा। ये 215 मेंबर्स अभी भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिडक्शन की ज़रूरत है, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, बिकॉज देयर आर मोर देन 200 मेंबर्स इन द फर्म एज एम्प्लॉय हु वेयर अलॉटेड शेयर्स बिफोर देयर एम्प्लॉयमेंट के पहले उनको शेयर्स अलॉट किया गया था, विल बी काउंटेड इन टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, वो लोग काउंट होंगे। हेंस क्या है, प्रशनात इंफ्रा हाइट लिमिटेड हैज़ टू रिड्यूस इट्स नंबर कम करना पड़ेगा टू बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी। नंबर आप कम कीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास मेंबर्स ही हैं, एम्प्लॉय नहीं है करेंटली, तो आप कम कीजिए, 195 तक जाइए। आप उतना कम नहीं, 15 कम कर दीजिए, हो जाएगा काम, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी। बोल रहा है कि रिस्क जो है वो प्रॉपर्टी के साथ पास होती है। इस चीज़ को आप इलेबोरेट कीजिए, बताइए। देखिए प्रॉपर्टी मतलब होता है राइट्स, ठीक है, राइट के साथ ही रिस्क जो है वो पास होती है। तो कैसे होती है? तो देखिए मान लीजिए अगर आप एक सेलर हैं, ये सेक्शन 26 बताता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, क्या कहता है कि जब गुड्स सेलर के रिस्क पे है, क्या बोल रहा है, द गुड्स रिमेन एट द सेलर्स अंटिल द प्रॉपर्टी देयर इज ट्रांसफर टू द बायर। जब बायर को अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया तो वो रिस्क बायर का होगा। तो यहाँ पे टोटल बात जो है वो प्रॉपर्टी की ही हो रही है, तो कि जिसके पास प्रॉपर्टी उसके पास रिस्क। मतलब अगर सेलर अभी सेल कर दिया है कोई प्रोडक्ट, ठीक है, सेल कर दिया है अब, लेकिन राइट अभी इसी के पास है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट भले ही चला गया लेकिन राइट इसी के पास है, तो प्रोडक्ट के साथ कुछ भी होता है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। वैसे ही अगर बायर के पास गुड्स जा चुका है लेकिन बायर के पास राइट नहीं गया है, प्रॉपर्टी नहीं गया उसके पास, तो अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल। और अगर मान लीजिए कि सेलर के पास ही गुड्स है, ठीक, लेकिन राइट्स जो है वो पास हो गया था किसके पास, बायर के पास, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा अगर कुछ होता है उस प्रोडक्ट को, तो बायर, यानी कि जिसके पास प्रॉपर्टी वो हो जाएगा लायबल, चाहे डिलीवरी हुआ हो प्रोडक्ट का या फिर नहीं हुआ हो। अगर कोई डिलेड हुआ है, कुछ लेट वेट हुआ है, तो जो पार्टी इसमें रिस्पॉन्सिबल पार्टी होगी जिसने डिफ़ॉल्ट किया है वो रिस्पॉन्सिबल होगी रिस्क के लिए, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ये ड्यूटी और लाइबिलिटीज़ को इम्पैक्ट नहीं करता। ये तो प्रॉपर्टी की बात है तो ड्यूटीज़ की तो बात अलग ही हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली यही लिखना था कि जिसके पास राइट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर सेलर के पास राइट है और गुड्स जो है वो ट्रांसफर हो चुके हैं तो सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर सेलर के पास राइट है और गुड्स इसी के पास है और गुड्स के साथ कुछ होता है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल। अगर बायर के पास हो चुका है प्रोडक्ट और बायर के पास राइट है, मतलब प्रॉपर्टी अगर बायर के पास चला गया है एज पर एग्रीमेंट, तो वो बायर रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर बायर के पास प्रोडक्ट नहीं पहुंचा है फिर भी बायर के पास राइट पहुंच चुका है, प्रॉपर्टी पहुंच चुका है उसके पास, तो कुछ भी होगा प्रोडक्ट को तो बायर रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। यहाँ पे 5 सर्कमस्टांसेस पूछ रहा था जहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए अगर आप ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को हटा दिए हैं और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट उसी की जगह पे साइन कर लिए, जैसे रिन्यूअल ऑफ बिल, जैसे आप लोग पढ़े थे बिल्स एक्सचेंज में, तो इस केस में क्या हो गया,
इसमें भी पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो वैसे वैसे बहुत सारे केसेस हैं। तो पहला है इनोवेशन। इनोवेशन में क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक, उसमें क्या होता है कि पहला कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको बंद कर देते हैं और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हम साइन कर लेते हैं कि नहीं यार पुराना वाला जो है ना वो ठीक नहीं है। तो क्या बोल रहा है कि वेयर द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्सटीट्यूट द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट हम साइन किए फिर बोले कि नहीं यार कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बना, इसको हटाओ, तो इसको कहते हैं नोवेशन। तो पुराने वाले को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि यहाँ पे नया एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो ये हो गया नोवेशन। अगला जहाँ पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती एक कॉन्ट्रैक्ट को, वो है रेसिजन। रेसिजन में क्या होता है कि इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय रेसिजन व्हेन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीज टू रिसाइन इट। सामने वाले से हम परमिशन लेते हैं और उसको रिसाइन कर देते हैं। इसमें क्या था कि ख़त्म कर दिए और दूसरा बना लिए, लेकिन इसमें है कि ख़त्म कर दिए और कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया। हम लोग डिसाइड किया कि ख़त्म कर दो कॉन्ट्रैक्ट, ख़त्म कर दिए, कोई दूसरा नहीं बनाया। और एक था कि ख़त्म कर दिया और दूसरा बनाए, नोवेशन। ये रजिस्ट्रेशन जिसमें कोई दूसरा साइन नहीं हुआ और पहला भी खत्म हो गया। अल्टरेशन, अगर हम पार्टी से बोले कि कुछ चेंजेस कर दो यार, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट है उसमें चेंजेस करके बना दो, तो वो क्या हो गया, अल्टरेशन। आगे प्रोमिसी में वेव परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। देखिए प्रोमिसी जो है वो किसी थर्ड पार्टी को कह दिया कि तुम मेरी जगह पे परफॉर्म कर देना। जो कॉन्ट्रैक्ट वो है वो किसी और पे अब चला गया, वो खुद ही बोल दिया इस चीज़ को कि अब उससे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रह गया है, उससे तुम ले लेना। ये चीज़ रिटर्न में अगर वो दे देता है तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रोमिसी में वेव परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। ओल्ड वाला जो है वो आपका खत्म हो गया, एग्जिस्ट नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लीजिए कि मेरे और आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, मैं बोला कि नहीं पैसे जो देना है ये लो, इससे मैं सब कुछ करवा देता हूँ, ये दे देगा, तो जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट था वो नेग्लिजिबल माना जाएगा, ठीक है। रेसिजन अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक, हम और आप किए हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना सामने वाला परफॉर्म नहीं करेगा, मतलब मैं तो कर दूंगा, मैं तो ये चीज़, लेकिन सामने वाला नहीं करेगा, तो मैं इसको रिसाइन कर सकता हूँ, नहीं यार मुझे नहीं करना, खत्म करो इस चीज़ को। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रेसिजन अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 5 पॉइंट थे। अगर एलएलपी और एलएलसी में डिफरेंस पूछा था सिंपली, तो देखिए एलएलपी जो है वो इनकॉर्पोरेट होता है किसके अंडर, एलएलपी एक्ट 2008 का जो एक्ट है, एलएलपी एक्ट 2008, इसके अंतर्गत ये रेगुलेट किया जाता है। कौन, एलएलपी। वहीं एलएलसी यानी कि कंपनी की बात कर रहा है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, तो ये मतलब डायरेक्टली कंपनी का ये इसको, तो ये इस पे एप्लीकेबल है कंपनी एक्ट 2013। वहीं नेम की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लगाते हैं एलएलपी एज ए सुफिक्स, ठीक है, यहाँ पे हम लगा लेते हैं। लेकिन जब कंपनी है तो वहाँ पे या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया, लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, तो अगर पब्लिक है तो उसके लिए लिमिटेड यूज करते हैं, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके लिए प्राइवेट लिमिटेड यूज करते हैं एज ए सुफिक्स, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स की बात किया जाए तो यहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द एग्रीड कंट्रीब्यूशन इन द केस ऑफ इंटेंशन ऑफ फ्रॉड। देखिए अब मान लीजिए कि यहाँ पे पार्टनरशिप बनाते हैं एलएलपी को, ठीक है, मेंबर्स तो होते नहीं है, तो यहाँ पे एक एग्रीड अमाउंट के लिए वो आते हैं। तो अगर कुछ उस केसेस में प्रॉब्लम होती है तो जितना एग्रीड अमाउंट के लिए प्रॉब्लम हुई है, जो आपका अमाउंट उतना कंट्रीब्यूशन है उसके लिए आप लायबल होंगे। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो लायबल होते हैं मेंबर जितना अमाउंट अनपेड है, जितना वो अभी तक कॉल अमाउंट नहीं पे किए हैं, ठीक है, तो उसके लिए वो लायबल होते हैं। अगला देखिए, द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज मैनेज्ड बाय पार्टनर्स। ये तो पार्टनर्स ही मैनेज करेंगे या डिजिनेटेड पार्टनर मैनेज करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स यहाँ पे होते हैं एज पर द एग्रीमेंट। लेकिन यहाँ पे कौन मैनेज करता है, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स BOD जो है वो कंपनी को जो है मैनेज करती है, और इनको इलेक्ट कौन करती है, शेयर होल्डर डिसाइड करते हैं मीटिंग्स में, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि मिनिमम मैक्सिमम कितना चाहिए, तो मिनिमम तो 2 डिजिनेटेड पार्टनर्स होनी चाहिए एलएलपी में। वहीं पे अगर एलएलसी में देखें तो प्राइवेट कंपनी है तो 2 डायरेक्टर होना ही चाहिए, और अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। तो एलएलपी और एलएलसी का देख लिए। आगे आइए, अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि अगर आप एलएलपी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, ठीक, एलएलपी बोल रहा हूँ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार कोई फर्म का अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप पे पेनाल्टी नहीं लगती है कि हाँ आप रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाएं, लेकिन इसके से दिक्कत भी होती है। तो क्या क्या दिक्कतें होती है वो बताइए, प्लस में क्या क्या चीज़ें अनअफेक्टेड रह जाती हैं अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाते हैं। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाएं तो आपके राइट्स जो हैं, आपके बिटवीन द पार्टनर्स जो राइट्स हैं वो नहीं हो, वो भी जैसे का तैसे रहेगा, एग्रीमेंट जो आप टर्म्स डिसाइड किए वो वैसा ही रहेगा। लेकिन दिक्कत क्या होगा अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, तो दिक्कत ये होगा कि आप किसी भी पार्टी को या किसी भी पर्सन को जो थर्ड पार्टी आपके साथ गलत कर रही है आउटसाइड द फर्म, तो उस पर आप केस नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि जो कोर्ट है वो आपसे कहेगा कि आप पहले तो फिर रजिस्टर्ड है नहीं, तो आप केस करने क्यों आए, भले आपके साथ गलत हो रहा है लेकिन आप केस करने क्यों आए। तो ये जो है कि नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय अ फर्म और अदर को पार्टनर अगेंस्ट थर्ड पार्टी, कोई पार्टनर भी आपका केस नहीं कर पाएगा क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हैं।
और ना ही आप किसी के खिलाफ केस कर पाइएगा। नो रिलीफ टू पार्टनर फॉर सेट ऑफ क्लेम, अगर कोई क्लेम मिला है, ठीक है, क्लेम है मोर देन 100, आप जाकर केस नहीं कर पाएंगे एज ए पार्टनर कि भाई मुझको जो है वो इतना ही मिला, इतना कम मिला, मुझे और चाहिए। तो कोर्ट बोलेगा कि किस फर्म में काम करते हो, तो इस फर्म में, तो वो तो रजिस्टर्ड है ही नहीं। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। कोई अगर अग्रीव्ड पार्टनर है, किसी के साथ गलत भी हो गया है, तो वो लीगल एक्शन भी नहीं ले सकता फर्म के खिलाफ कि देखिए इस फर्म में मेरे साथ गलत हो रहा है। तो कोर्ट भी बोलेगा कि ठीक है, तो वो तो अनरजिस्टर्ड है, तो उसमें तुम क्यों अपना पार्टनरशिप लिए थे, ठीक है। थर्ड पार्टी आराम से केस कर देगा इसी फॉर्म को। थर्ड पार्टी केस कर दिया, अगर कुछ गलत हुआ, अगर आपका केस चल रहा है किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ, तो थर्ड पार्टी आएगी कोर्ट में पेश करेगी, और कोर्ट कह देगा कि किसके खिलाफ है, तो अनरजिस्टर्ड फर्म के खिलाफ मैं केस करना चाहता हूँ। तो बोलेगा अच्छा अनरजिस्टर्ड है, वो तो ऑलरेडी अनरजिस्टर्ड है, वो तो ऐसे भी गलत ही माना जाएगा कोर्ट की नज़र में, ठीक है। तो कोई थर्ड पार्टी आपको इजीली केस कर देगा, लेकिन आप उस पर केस नहीं कर पाइएगा अगर आप एक अनरजिस्टर्ड फर्म है। वहीं पे कुछ कुछ राइट्स या फिर लाइबिलिटीज़ कहिए जो कि अफेक्टेड नहीं होती है, कि नॉन रजिस्टर्ड है तो अफेक्टेड हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या क्या, राइट ऑफ पार्टनर्स टू स्यू, अगर पार्टनर स्यू करना चाहता है तो किस किस केस में, अगर फॉर्म बंद हो रही है तो उसके केस में, मतलब इंटरनल ही वो कर पाएगा, एक्सटर्नली नहीं कर पाएगा। कुछ अकाउंट है ये सेटल करना है, तो इसके लिए अगर कोई पार्टनर केस करता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, केस हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल मामला है, ठीक है भाई। तुम अनरजिस्टर्ड ही हो, लेकिन तुम्हारा अंदर का मामला है, कोई बाहर वाला इंपैक्ट तो हो नहीं रहा, तो उस चीज़ में आ जाएगा, कोर्ट परमिशन दे देगा। ये राइट जो है वो आपका डिजोल्व नहीं होते। रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिजोल्व फर्म की कुछ प्रॉपर्टी जो है बिकी है, उसके पैसे कितने आए, क्या है, आपका उसमें शेयर कितना है, तो इस सब के लिए जो है वो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। राइट ऑफ थर्ड पार्टी टू सीव द फर्म, और ये तो बिल्कुल हो गया कि आप रजिस्टर रहिए चाहे अनरजिस्टर रहिए, राइट जो है थर्ड पार्टी के आपको केस करने का वो जो है वो ख़त्म नहीं होने वाला। ये सारी चीज़ें हैं जो अनअफेक्टेड रह जाती है, मतलब जैसा है वैसा रह जाएगी, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है कि आप पे केस हो जाएगी, आप केस नहीं कर पाइएगा, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है नॉन रजिस्ट्रेशन के कारण। आगे क्वेश्चन है कि एक छोटू था 17 ईयर का, यानी कि माइनर है, और वो मोबाइल खरीदा है 25,000 का ऑनलाइन क्लासेस के लिए, और कहाँ से खरीदा है, फ्रॉम मोबाइल सेल्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, वहाँ से लिया ये बेचारा। अब क्रेडिट पे लिया और बोला कि मैं पेमेंट कर दूंगा बाद में, ड्यू डेट पे वो पेमेंट नहीं कर पाता है। तो मोबाइल सेल्स वाले जो हैं वो कहते क्या हैं, वो उठते हैं और छोटू पर और उसके पेरेंट्स पे केस कर देते हैं पैसे लेने के लिए। छोटू के पास टोटल 15,000 रुपये हैं कैश बैलेंस, लेकिन उसके पापा के पास बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, मोबाइल को आराम से वो पैसे दे सकते थे। लेकिन हुआ क्या, पूछ रहा है कि कौन लायबल होगा प्राइस पे करने के लिए, ठीक है। अगर सामने वाला केस किया है कि हमें यह प्राइस चाहिए, रिफंड चाहिए, मतलब प्राइस की रिकवरी चाहिए, तो कौन पे करेगा। तो देखिए, अगर आप एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए तो ये तो वॉइड एब एन इशू है, कुछ भी आपको पैसे मिलेगा नहीं। अगर आप उसको पेरेंट्स से रिकवर करने जाएंगे, तो जब तक एक गार्जियन इस चीज़ को जान नहीं रहा हो कि मेरा बच्चा मेरी जगह पे मुझको रिप्रेजेंट करके पैसे ले रहा है, वहाँ पे वो पैसे नहीं देगा। मतलब कि अगर आप एक माइनर को पैसे दे रहे हैं एज ए नेसेसिटी भी, ठीक है, अगर आप गार्जियन से क्लेम आपको करना है बाद में, तो आप वहाँ पे गार्जियन को भी रखिए, मतलब उस एग्रीमेंट में गार्जियन का नाम होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि गार्जियन थे ही नहीं, गार्जियन के सामने आप दिए ही नहीं, आप बच्चे को अकेले में दे दिए, तो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, उसके गार्जियन से भी नहीं क्लेम कर पाएंगे। तो यही कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 of the Indian Contract Act 1872, a minor is not a competent to a contract, ठीक है, कंपिटिटेंट नहीं होता। और ऐसा अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बिगिनिंग से ही क्या हो जाता है, वो वॉइड हो जाता है, वॉइड अब एनिशियो, ठीक। इन एब्सेंस ऑफ द अथॉरिटी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, अ माइनर इज नॉट कैपेबल ऑफ बिंडिंग हिज पेरेंट और गार्जियन, वो पेरेंट और गार्जियन को बिंड नहीं कर सकता। अगर आप एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली या फिर अथॉरिटी देकर ये चीज़ नहीं डिसाइड कर देते हैं कि पेरेंट्स भी लायबल होंगे, अगर ये चीज़ आप डिस्कस नहीं किए थे कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, तो नहीं होगा। या फिर अगर चाइल्ड एक एजेंट की तरह काम कर रहा था अपने पेरेंट्स के बिहाफ पे, तभी आप जो है वो उसको लायबल कर सकते थे, आप पेरेंट्स से ले सकते थे। मतलब साफ है यहाँ पे कि जब पेरेंट्स नोन रहते इस चीज़ को कि मेरा बच्चा जो है वो, मेरा माइनर बच्चा उससे मतलब कोई सामान ले रहा है, अगर वो नोन है तब वो आपको पैसे दे देते, अगर आप वो अननोन है तो आपको पैसे नहीं मिलने वाले। तो फैक्ट में वो सारी क्वेश्चन की बातें लिख दिया हूँ, और कंक्लूजन में लिखा हूँ कि बाय फॉलोइंग द अबव प्रोविजन, मोबाइल सेल सेंटर विल नॉट सक्सीड इन रिकवरिंग द ड्यू अमाउंट बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट छोटू। क्यों, क्योंकि इन द इंस्टेंट केस वो माइनर था, ठीक है। एंड इन द, और क्या हुआ, मोबाइल ओनर विल नॉट सक्सीड इन रिकवरिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट फादर ऑफ छोटू, उसके पापा से भी नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उसके पापा इस चीज़ से अननोन थे, वो ऐसा नहीं था कि वो एक एजेंट की तरह अपने बच्चे को यूज़ किए, नहीं ऐसा भी तो नहीं था, ना ही वो जान रहे थे। तो इन सारी केसेस में वो भी लायबल नहीं होंगे। और एक तो कि आप माइनर से कॉन्ट्रैक्ट किए थे तो वो तो वॉइड अब एनिशियो हो गया, तो उससे भी आप पैसे नहीं क्लेम कर पाएंगे। अनपेड सेलर्स के क्या क्या राइट्स हैं इन कंटेक्स्ट टू रीसेल ऑफ गुड्स। मान लीजिए कि
मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, मैं सेलर हूँ, आप बायर हैं कि पैसे दे दीजिएगा, लेकिन अभी तक आप पैसे नहीं दिए, तो मैं अनपेड सेलर हो गया, अमाउंट नहीं रिसीव हुआ। मेरे पास क्या क्या राइट्स हैं, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। पहली चीज़ कि तुम पैसे नहीं दिए तो मैं तो भाई बेच दूंगा अपना सामान, ठीक है। मान लीजिए मैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिख भी रखा हूँ कि देखो भाई तुम नहीं खरीदोगे तो मैं अपना बेच दूंगा, ये मेरा राइट है, तुम ले ही नहीं जा रहे हो। दूसरी चीज़, तुमको सामान ले जाना था और वो सामान पेरिशेबल नेचर का है, मतलब वो सड़ने गलने वाला ऐसा है जो कुछ टाइम के बाद सड़ गल जाएगा, तो मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं, मैं बेच दूंगा इधर। क्यों? क्योंकि पेरिशेबल गुड्स है। तो ये सारे राइट्स होते हैं। तो पहला राइट्स क्या है कि पेरिशेबल नेचर का अगर कोई गुड्स है, ठीक है, तो आप पूछिए नहीं बायर से कि भाई तुम कब ले जाओगे, कब ले जाओ, पूरा टाइम आया इधर, जिसको बेचना है बेच दीजिए, क्योंकि पेरिशेबल नेचर का है, ये पेरिश्ड हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, फिर तो ये बिकेगा नहीं। दूसरी बात, व्हेन ही गिव नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल द गुड्स। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि आप अनपेड हैं, तो यहाँ पे आप कुछ लिख भी सकते हैं नोटिस कि भाई तुम एक्सेप्ट करो, जल्दी इसको ले जाओ, अगर तुम नहीं ले गए इतने टाइम पे तो मैं बेच दूंगा, और अगर ऐसा मैं करता हूँ तो ये मेरा राइट है करने का। ऐसा नहीं है तुम नहीं ले जाओगे तो मुझे कोई दिक्कत है, ठीक। ये हो गया। आप रिटेन भी कर सकते थे या फिर रिकवर भी कर सकते हैं, तो डिफरेंस अमाउंट है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में या रीसेल प्राइस में, वो किससे, सामने वाले से, अगर वो ऐसा एक्सेप्ट नहीं करता है तो। अगर आप कह रहे हैं कि मैं बेच दूंगा सामान जो है वो तुम मतलब पेमेंट मुझको दे दो, मैं अनपेड से पेड हो जाऊँ, अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तब उसे डैमेजेस भी बाद में क्लेम कर पाएंगे, कुछ कुछ दिक्कत होती है तो, ठीक। और देखिए उसके पास क्या क्या राइट्स है। इन अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और लीन क्या बोला है, हिज राइट ऑफ लीन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट रीसेल्स द गुड्स। अब देखिए क्या होता है, मैं बोला कि अगर मैं अनपेड रह गया एज ए सेलर और अगर तुम पेमेंट नहीं दिए तो मैं इसमें राइट ऑफ लीन यूज करूँगा, यानी जो प्रोडक्ट तुमको देना था मैं उस पर खुद का कब्जा बना लूँगा, फिजिकली उसको अपने पास रख लूँगा, ठीक है, और मुझे जिसको पता चलेगा हम उससे बेच दूंगा, ठीक है। मतलब जो भी बायर अगली बार आएगा उसको मैं बेच सकता हूँ। अब सुनिए अगला, रीसेल बाय द सेलर वेयर राइट ऑफ रीसेल इज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब राइट ऑफ रीसेल जो है वो लिख चुके हैं, ठीक है। क्या है, समटाइम्स इट इज एक्सप्रेसली एग्रीड बिटवीन द सेलर एंड द बायर दैट इन केस द बायर मेक्स अ डिफॉल्ट इन द पेमेंट, अगर तुम पेमेंट नहीं दे पाओगे सही टाइम पर तो मैं बेच दूंगा, अगर ऐसा लिखा है तो वो आराम से बेच देगा, ठीक है। तो ये सारे राइट्स हैं। पहला राइट्स क्या था कि अगर प्रोडक्ट्स ऐसा है जिसको हम ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते और हम अनपेड हैं, तुम्हें देना था, तुम नहीं ले जा रहे हो, तुम उसे बेच देंगे, अनपेड है तो तुम तो मुझे पेमेंट ही नहीं करो। दूसरी चीज़, मैं अगर नोटिस तुमको दे रहा हूँ कि देखो भाई मुझे ये रीसेल कर दूंगा, अगर तुम इसको एक्सेप्ट नहीं किए तो, अगर तुम टाइम पे मुझको पेमेंट करो और तुम नहीं कर रहे हो बार बार, तो मैं उस टाइम का भी क्लेम तुमसे कर सकता हूँ, ठीक है। टाइम जो स्पेसिफाइड है उसका भी, प्लस मैं जो बाद में बेच रहा हूँ उससे, और तुम्हारे से जो बेचना था उससे प्राइस में अगर कोई डिफरेंस है तो वो प्राइस भी मतलब तुमसे जो मैं क्लेम कर सकता हूँ। तो ये सारे राइट्स हैं। और क्या है इसके पास, प्रोडक्ट को अपने पास रखने का राइट है इसके पास, ठीक है। और क्या राइट है, तो वो ये भी लिख देगा कि देखो भाई रीसेल तो पहले ही हो जाएगा, जैसे ही तुम जो है वो टाइम पे अगर नहीं दिया तो रीसेल में मान लूँगा, ठीक। तो एक टाइम स्पेसिफाइड कर देता है, उसको बाद में रीसेल कर देता है एज पर एग्रीमेंट। तो ये सारे केसेस हैं। अब देखिए अगला, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, किसमें, एमएसएनबी कंपनी में, ठीक। ये प्लास्टिक की बिजनेस करती है। आगे क्या हुआ कि एक जो है, ए को इज ऑथराइज टू सेल द स्टॉक ऑफ प्लास्टिक बोतल, कि तुमको सिर्फ प्लास्टिक बोतल ही बेचनी है, ठीक है। और डिसाइड किया गया था कि ए जो है प्लास्टिक बोतल सेल करेगा मिनिमम प्राइस पे, जो कि विच दे हैव डिसाइडेड, मतलब प्राइस डिसाइडेड है। इफ ए सेल एट ए प्राइस लेस देन मिनिमम प्राइस ही शुड फर्स्ट टेक द परमिशन ऑफ बी। ए और बी दो थे, ठीक है, एक कंपनी में पार्टनर्स। बोला क्या गया इनको कि ए जो है उस बोतल बेचेगा, लेकिन अगर उसको कम प्राइस पे बेचना होगा तो वो बी से परमिशन लेगा, ठीक है। ये तो कंडीशन डिसाइडेड, कोई बात नहीं। ड्यू टू सडन चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, अब गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज आ गया, इसके कारण प्राइस के बोतल के प्राइस जो है, बोतल के प्राइस वो डाउन चलने लगे। तो बिजनेस को बचाने के लिए, देखिए इंपॉर्टेंट है, बिजनेस को बचाने के लिए क्या किया, वो स्टॉक ए लोअर प्राइस पे बेच दिया। वो कोशिश किया कि मुझे तो बी से परमिशन लेनी थी, और बी तो यहाँ पे है ही नहीं, बी कहाँ था, बी फॉरेन पे ट्रिप मार रहा था। तो ए भाई साहब को तो बी से परमिशन लेना था, लेकिन फिर भी बिना परमिशन लिए ही वो सोचे कि नहीं नहीं अभी अगर मैं नहीं बेचा तो मेरा फॉर्म जो है वो बहुत लॉस में चल जाएगा, उन्होंने बेच दिया, यानी कि फॉर्म के बेनिफिट के लिए बेच दिया। बी बाद में बोला कि तुम तो मुझसे परमिशन नहीं लिए थे, तो लाओ मुझको जो कम प्राइस पे बेचो उसका रिकवरी मुझे दो, क्योंकि मुझसे तुम्हें परमिशन लेनी चाहिए थी। तो बोला कि क्या बी ऐसा कर सकते हैं, उनको फोर्स कर सकते हैं। तो देखिए पहले ही समझा देता हूँ कि अगर बिजनेस को लॉस से बचाने के लिए कोई भी चीज़ अगर आपके आर्टिकल्स में मेंशन है कि आपको ऐसा करना ही करना है, लेकिन बिजनेस को बचाने के लिए अगर आप कुछ उससे थोड़ा अलग कर लेते हैं, परमिशन लेना था परमिशन नहीं भी ले पाते हैं, तो आप वैलिड किए हैं, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वो बेनिफिट ऑफ द कंपनी होनी चाहिए। तो वही लिखे कि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हुआ क्या है, द पार्टनर्स इन अ फर्म में बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एक्सटेंड और रेस्ट्रिक्ट द एम्प्लॉय अथॉरिटी ऑफ एनी पार्टनर। मतलब डिसाइडेड रहता है कि हाँ किसको कितना जो है वो
पावर मिलेगा, क्या रहेगा, ये सब कुछ डिसाइडेड रहता है पार्टनरशिप में। फिर क्या होता है कि कोई पार्टनर अगर इम्प्लाइड अथॉरिटी के विदिन अगर काम नहीं कर पाता, तब क्या होता है, द पर्सन हुम ही इज डीलिंग नोज ऑफ द रेस्ट्रिक्शन और डज नॉट नो द रीजन बिलीव दैट द पार्टनर टू बी अ पार्टनर। कुछ भी अगर आप गलती कर रहे हो, ठीक है, सामने वाला जान रहे हो या नहीं जान रहे हो थर्ड पार्टनर के साथ, अगर आप गलती कर रहे हो तो आप लायबल हो जाएंगे, ये बात कहता है। लेकिन वहीं पे सेक्शन 21 क्या कहता है कि अगर पार्टनर के पास अथॉरिटी है, एक पार्टनर के पास अथॉरिटी अपने आप आ जाती है इमरजेंसी में, जब वो कोई काम आउट ऑफ आर्टिकल करता है, और किस चीज़ के लिए करता है, फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ द फर्म फ्रॉम द लॉस, जो लॉस होता है उससे बचाने के लिए अगर कुछ जो डिसाइडेड उसके रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, उसके आउटसाइड जाकर कुछ करता है, तो वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, वो क्या होता है, वो वैलिड माना जाएगा। तो यही फैक्ट है। फैक्ट में क्या था कि सडन चेंजेज आ गए और बिजनेस को घाटा होने वाली थी, तो इसके लिए वो कम प्राइस पे ही बेच दिया। तो ये क्या हो गया, बेनिफिट्स ऑफ द फर्म, एनी एक्ट डन आउट ऑफ रेस्ट्रिक्शन बट फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। तो ये इस चीज़ में उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और सामने वाला जो कह रहा है कि नहीं नहीं तुमको ये अथॉरिटी नहीं थी, इसके पास ये इम्प्लाइड अथॉरिटी चली जाती है। तो यही बात है कि एज पर द फैक्ट गिवन इन द प्रोविजन ए इज वेल विद इन हिज अथॉरिटी टू सेल द बॉटल्स विदाउट बी परमिशन, बी के परमिशन लेने लिए के बिना, जो कि आर्टिकल कहता था कि बी से परमिशन लो, मतलब एग्रीमेंट कहता था। द एक्ट वॉज डन टू प्रोटेक्ट द फर्म फ्रॉम द लॉस, लॉस से बचने के लिए जो ये एक्ट किया गया था, इसलिए बी जो है वो पैसे नहीं क्लेम कर पाएगा। इसको माना जाएगा कि ये विद इन द एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ही काम किया गया, क्योंकि ये बेनिफिट के लिए किया गया था। अगर वो बेचारा रुक जाता बी के परमिशन लेकर, तब तक बिजनेस तो डाउन हो जाती। 5 कह देखिए कि रामविलास यादव एक फार्मर हैं, उनके साथ जो है वो एक अन्ना चिप्स कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है कि देखो भाई, मुझे एट द रेट 1000 पर क्विंटल मुझे 100 क्विंटल पोटैटो चाहिए। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, प्राइस पे कर देते हैं कि ठीक है भैया ये लीजिए प्राइस, डिलीवरी बाद में आप कर दीजिएगा 6 महीने के बाद। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब डिलीवरी का टाइम आने वाला होता है, उससे पहले ही पूरा क्रॉप जो था पोटैटो का वो डिस्ट्रॉय हो गया। क्यों? क्योंकि बाढ़ आ गई थी, फ्लड आ गया था। अब अन्ना चिप्स कंपनी जो है वो कहती है कि मेरा जो है वो भाई पैसा आप दे दो, दे भी देना चाहिए इसको कि हाँ जो ये पैसा ले लिया था। तो रामविलास यादव जी क्या कहते हैं कि सुनिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वाज ऑलरेडी इंटर्ड, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो बन गया था भाई, और क्रॉप्स आपके लिए था, यानी रिस्क आपके पास था। ठीक है ना, अब वो लॉस हो गया तो इसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं, आप जिम्मेवार हैं। तो बोल रहा है कि क्या अन्ना चिप्स कंपनी रामविलास यादव से रिकवर कर लेंगे। तो देखिए, जब कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं हो, कोई फ्यूचर प्रोडक्ट हो, तो जब तक वो सर्टेन नहीं हो जाता ना, उस पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये सर्टेन हो थोड़े ना गया था, ये तो अभी ग्रो भी नहीं किया था, ये भी फ्यूचर प्रोडक्ट है। तो जब तक ये सर्टेन नहीं हुआ था, तो वो जो है एग्रीमेंट ऑफ सेल नहीं माना जाएगा, और इसलिए रामविलास बाबू जो पैसे लिए हैं वो पे करना पड़ेगा इनको, कंपनी आराम से क्लेम कर लेगी। तो भाई प्रोविजन सेक्शन 8 जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का क्या कहता है कि वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू स्पेसिफिक गुड्स, अगर स्पेसिफिक गुड्स का है, एंड सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर और बायर पेरिश और बिकम डैमेज्ड दैट दे नो लॉन्गर आंसर टू द डिस्क्रिप्शन, मतलब अब नहीं बचे हैं वो मैच करने के लिए, बिफोर द रिस्क पासेस टू द बायर, रिस्क भी पास भी नहीं हुआ, द एग्रीमेंट इज देयर बाई अवॉइड, वो बिकम हो जाता है अवॉइड या भॉइड जो भी कह लीजिए। लेकिन यहाँ पे एक और भी कॉन्सेप्ट हम पढ़े थे, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, की अभी परफॉर्म करना है लेकिन आगे का क्या पता, कुछ पता नहीं, फ्यूचर में हमको कोई चीज़ें परफॉर्म करनी है और अभी ही इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। परफॉर्म क्या करना था हमको, क्रॉप्स सेल करने थे, लेकिन उस टाइम पे उसको आने से पहले, यानी कि वो ग्रो होने से पहले ही वो डैमेज हो चुके थे, ये हो गया सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गए, और वो स्पेसिफिक गुड्स भी अभी नहीं हुआ था और वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये हो गया वॉइड, और जो भी आप बेनिफिट्स लिए हैं वो आपको पे कर देना पड़ेगा। तो फैक्ट में पूरा वही क्वेश्चन वाली बात कि 6 महीने के लिए उनको टाइम दिया गया था, क्रॉप्स की मुझको दे देना एट द रेट 1000, और पैसे भी दे दिए थे वो 100 क्विंटल का। तो बाद में जब वो ग्रो ही नहीं हुआ और उससे पहले ही वो डैमेज हो गया, तो जो पैसे वो दिए थे, क्योंकि एग्रीमेंट तो वॉइड अब हो गया, अभी तो वो सर्टेन प्रोडक्ट बना ही नहीं था, स्पेसिफिक तो हुआ नहीं था, फ्यूचर प्रोडक्ट था, और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गया, परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि अब तो क्रॉप्स बचा ही नहीं, तो वॉइड हो गया, और इसके कारण जो पेमेंट पहले ही कर दिया था कंपनी, वो कंपनी अपना जो है वो पैसे ले लेगी। वही कंक्लूजन में लिखे कि इन द गिवन केस देयर वाज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स का था। ठीक है, और फ्लड के कारण वो डिस्ट्रॉय हो गए, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया, यानी कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ गई, और द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेल बी अवॉइड माना जाएगा, और एडवांस जो रामविलास यादव को मिला है वो रिफंड कर देंगे अन्ना चिप्स कंपनी को। सिंपल। आगे देखिए, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, किसका, अवेन्यू इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, जो ये कहता है कि अगर इंसॉल्वेंसी हो रहा हो
कोई भी पार्टनर का, तो उसका शेयर जो है शुड बी सोल्ड टू अदर पर्सन फिक्स्ड एट द प्राइस फिक्स बाय डायरेक्टर। कि अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए तो आपके जो शेयर्स बचेंगे उसके प्राइस को डिटरमाइन करेगा डायरेक्टर सेल करने के लिए। एक मिस्टर नीरज भाई साहब है, वो हो भी गए इंसॉल्वेंट। ठीक, ये सब कुछ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहता है कि जो ऑफिशियल असाइनी जो है इंसॉल्वेंसी का, वो बोलता क्या है कि ही वाज नॉट बॉन्ड, कि मुझे नहीं पता, आप कम पे नहीं बेचोगे। क्यों? क्योंकि ही वाज नॉट बॉन्ड बाय द प्रोविजन, वो प्रोविजन से थोड़े ना बिंडेड है, जिसके साथ आप ये डिसाइड किए हैं वो उससे बिंड है। तो देखिए भाई, अगर आप असाइनी है तो आपको भी वो रूल फॉलो करना पड़ेगा जो आर्टिकल कहता है। बाय द प्रोविजन ही इज फ्री टू सेल द शेयर्स एट एनी ट्रू फेयर वैल्यू, बोला कि मैं किसी भी प्राइस पे बेचूंगा भाई। तो पूछ रहा है कि प्रोविजन के अकॉर्डिंग बताइए, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, कि क्या ऑफिशियल असाइनी बाउंड है एओए के द्वारा। तो देखिए, अगर मैं एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे मुझ पे लगा दिया गया है कि हाँ तुम जब इंसॉल्वेंट होगे तो तुम्हारा प्राइस मैं फिक्स करूंगा, तो अगर तुम इंसॉल्वेंट हुआ तब तुम्हारा असाइनी क्या कहता है कि वो तो उससे रिलेटेड है ही नहीं, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। असाइनी यहाँ पे फेज में नहीं आएगा, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो फेज में आएगा, और वो कहेगा कि नहीं, इसको जिस प्राइस पे डिसाइडेड था डायरेक्टर को सेल करने का, उसी प्राइस पे डायरेक्टर सेल करेंगे। आप असाइनी है क्या है, आपको आपसे हमको कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो असाइनी करा कि नहीं मैं डिसाइड करूंगा, ये वो गलत बोल रहा है। तो सेक्शन 10 क्या कहता है कंपनी एक्ट का, हियर द मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल्स व्हेन रजिस्टर सेल बिंड द कंपनी एंड द मेंबर को, अगर वो बिंड करके रखें कुछ एक्सटेंट तक, मतलब शेयर के प्राइस जैसे बेचने के लिए वो रेस्ट्रिक्शन ही तो लगा रखा है, respectively had been signed by the company, ठीक, and by each memorandum agreement to observe all the provisions of the memorandum and of the articles। सब कुछ जो है वो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में भी और मेमोरेंडम में ये डिसाइडेड है कि कितना किसका एक्सटेंट है, वो इस एक्सटेंट के अकॉर्डिंग ये काम करेगी। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 देखिए क्या कहता है, सेक्शन 2 ऑफ द कंपनी एक्ट, प्राइवेट कंपनी, जो कि एक कंपनी है जो रिस्ट्रिक्ट करती है शेयर ट्रांसफर को, ये तो इसी के लिए मैं लिख दिया, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, इससे कुछ जरूरत नहीं है, ऐसे ही मैं लिख दिया इसको आगे जाने के लिए। मेन जो था ये था कि प्राइवेट कंपनी कैन रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर बाय इट्स एओए, एओए के अकॉर्डिंग वो ट्रांसफर स्टॉप कर सकता है। तो जब वो स्टॉप कर रखा है, ऊपर लिखा था कि डायरेक्टर ही उसके प्राइस डिसाइड करेंगे, तो डायरेक्टर ही उसके डिसाइड करेंगे। प्रोविजन में क्वेश्चन ही लिखे हैं, क्या क्या हुआ है, एज पर द फैक्ट एंड प्रोविजन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मिस्टर नीरज would be bound by the AOA of the company as well as member of the company is bound by its article। There is no comes into existence an agreement between company and the members। समझ गए क्या बोला कि देयर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एन एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर्स, नो बोल दिया था मैं। तो ये जो है वो एक्चुअली होगा कि वो जो है वो बाउंडेड है, और सामने वाला कुछ भी कहता उससे कुछ मतलब नहीं है। मिस्टर नीरज बाउंडेड है एओए के द्वारा, वही फॉलो किया जाएगा, वही डिसाइड करेंगे। दूसरा था कि एग्रीमेंट मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन आर वैलिड, क्या वो वैलिड एग्रीमेंट है। तो कुछ कुछ केसेस हैं जिसमें ये वैलिड एग्रीमेंट है, इनको अब प्रूफ करना था, तो ये बातें तो सही है, क्योंकि सेक्शन 25 जो है वो कहता है, ये ट्रू बात है, क्या कहता है कि द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड देन अ कंसिडरेशन इज नॉट इसेंशियल फॉर वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है कि कोई कंसिडरेशन नहीं भी होगा ना, तो ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड माने जाएंगे। कौन कौन? अगर वैसे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं नेचुरल लव या अफेक्शन से बनाए गए हैं, लेकिन इसमें क्या है, ये राइटिंग में बना हुआ है, जो आप एग्रीमेंट बना है, ठीक है, मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है, लेकिन ये राइटिंग में होना चाहिए, वो पार्टी जो है दोनों बिल्कुल नियर रिलेशन में होने चाहिए, एंड इट मस्ट बी आल्सो रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, ये लॉ में भी रजिस्टर होनी चाहिए, यानी कि ये लॉफुल होनी चाहिए, इन्फोर्सिबल होनी चाहिए। तो एग्रीमेंट क्या होगा, अगर कोई भी एग्रीमेंट ऐसा है कि जो रजिस्टर्ड अंडर द लॉ है और इसमें ये राइटिंग में है, ठीक है, दो पार्टीज के बीच में, और मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है, तो ये वैलिड माना जाएगा। दूसरा था कि प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट कैन नॉट बी इन्फोर्स। अब बताइए, प्रॉमिस किए हम टाइम बार डेट देने के लिए, तो क्या इन्फोर्स नहीं किया जाएगा? ये किया जाएगा, अगर आप डिसाइड कर लिए हैं कि जो पुरानी डेट है उसको हम पे करेंगे, जो कि शायद अब खत्म भी हो जाती है उसका पीरियड, तो भी आप उसको पे कर सकते हो। जो ऊपर लिखा हुआ था वो फॉल्स स्टेटमेंट है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि एज पर द सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इफ written and signed commitment for payment of time bar debt was made by promisor or agent, then consideration is not essential for validity। consideration की कोई जरूरत नहीं पड़ती, such agreements are valid and enforceable। अगर आप कह दिए हैं तो आपको ये करना पड़ेगा, और रिटर्न में दे दिए हैं तब तो कहना ही पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो था कि नहीं पे इन्फोर्स करने की जरूरत है, ये गलत है, वो इन्फोर्सिबल हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन अगली बार में आएगा। शेयरिंग इन द प्रॉफिट इज नॉट कंक्लूसिव एविडेंस इन द क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप। हाँ, तो क्या था कि शेयरिंग इन द प्रॉफिट्स इज नॉट कंक्लूसिव एविडेंस इन द क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप। ये क्या कहता है
कि अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है किसी भी चीज़ में तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई एविडेंस नहीं है कि वहाँ पे पार्टनरशिप होगा ही होगा, ये चीज़ को बताइए। तो कुछ कुछ टॉपिक्स जो है वो आपको बताना था जहाँ पे प्रॉफिट्स जो है वो शेयर तो हो रही है लेकिन ये पार्टनरशिप नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि एक लेंडर जो है वो मनी दिया किसी पर्सन को, ठीक है, किसी भी बिजनेस के लिए, तो ये क्या हो गया, क्या ये दोनों के बीच में पार्टनरशिप है? नहीं, मैं तो पैसे देने वाला हो गया ना, और प्रॉफिट्स मैं भी लूंगा, मैं तो बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको पैसे दे रहा हूँ, मुझको कुछ मिलेगा, ठीक है। तो दो लोगों में एक मनी लेंडर और मनी टू पर्सन इंगेज्ड और अबाउट टू इंगेज इन एनी बिजनेस, मैं आपको पैसे दिए, आप किसी बिजनेस में इंगेज है, तो क्या मैं और आप पार्टनरशिप में? नहीं, पार्टनरशिप में तो आप और जो बिजनेस कर रहे हैं वो, लेकिन मैंने पैसे दिए तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट मैं आपसे ले रहा हूँ लेकिन मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टनरशिप यहाँ पे नहीं है। दूसरी, बाय सर्वेंट और एजेंट एज रेमुनरेशन, जैसे सर्वेंट का केस हो गया या फिर एजेंट जो होते हैं वो केस हो गया, उनमें कुछ मिलता है, उनको पैसे प्रॉफिट्स मिलते हैं, तो क्या वो पार्टनरशिप में होते हैं? नहीं, यहाँ पे भी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होती है, आपको रेमुनरेशन मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, तो क्या पार्टनरशिप में? नहीं। बाय विडो और चाइल्ड ऑफ ए डिसीज पार्टनर एज ए एन्युटी, अगर उनको कुछ पैसे मिले हैं, ठीक है, किसको, विडो हो गए या फिर जो डिसीज्ड पार्टनर होते हैं जो नहीं रहते, तो उनको भी तो पैसे मिलते हैं प्रॉफिट के, तो क्या पार्टनरशिप अभी भी रहता है? नहीं रहता ना, इन दोनों के बीच में थोड़ी ना पार्टनरशिप बताइए, पार्टनरशिप और विडो के बीच में मतलब फर्म और विडो के बीच में पार्टनरशिप रहता है? नहीं होता ऐसा, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट शेयर किया जाता है। बाय प्रीवियस ओनर, कोई प्रीवियस ओनर है या फिर पार्ट ओनर है किसी भी बिजनेस का, पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस एज ए कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ द गुडविल डज नॉट itself मेक द रिसीवर पार्टनर विद द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। कह रहे कि आप तो पार्टनर थे ही नहीं प्रीवियस, लेकिन फिर भी अगर आपको एज ए गुडविल सेटअप में कुछ मिल रहा है आपको, तो भी प्रॉफिट का ही शेयर हो गया, लेकिन ये क्या आपके उसके बीच में पार्टनरशिप है? नहीं, नहीं, आप तो प्रीवियस ओनर है, तो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जहाँ पे प्रॉफिट तो शेयर हो रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं बन रही थी बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, ठीक है। तो दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप नहीं थी लेकिन प्रॉफिट शेयर हो रहा था, ये एग्जांपल देना था, तो दे दीजिए कि हाँ मनी लेंडर पैसे दे रहा है आपको बिजनेस करने के लिए, तो प्रॉफिट आपसे लेगा, लेकिन वो बिजनेस में इंगेज नहीं है, वो पार्टनरशिप में इंगेज नहीं है। यहीं पे बोल रहा है कि लास्ट क्वेश्चन है कि एक माइक एलएलसी कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, मतलब सिंगापुर में, लेकिन उसका ऑफिस इंडिया में है, ठीक है, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। एनालाइज, क्या ये फॉरेन कंपनी है? तो बिल्कुल ये फॉरेन कंपनी है। क्यों? क्योंकि वैसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है फॉरेन में कहीं और, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, तो वो फॉरेन कंपनी होती है। और क्या बोला कि इसके मीनिंग के साथ ये चीज़ बताइए, तो वो ये तो है कि हाँ फॉरेन कंपनी है, तो मीनिंग क्या होता है फॉरेन कंपनी का? एक कंपनी या फिर अ बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया बट प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, चाहे खुद से रहे या थ्रू एजेंट के रहे, फिजिकली रहे या इलेक्ट्रॉनिक मोड में, मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के, लेकिन वो बिजनेस कंडक्ट कर रही है इंडिया में, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, वो बिजनेस इंडिया में कर रही है। तो फैक्ट था कि माइक लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुआ था सिंगापुर में, हैविंग ऑफिस जो है वो उसका इंडिया में था, तो क्या हो गया, वो माना जाएगा फॉरेन कंपनी। और इसी के साथ आपका एमटीपी खत्म हो गया। हाँ, थोड़ा क्यूक्यू में किए, और एमटीपी आरटीपी पास्ट ईयर पेपर्स हर चीज़ का डिस्कशन हम करेंगे, कुछ क्वेरी डिस्कशन गाइडेंस या फिर लास्ट के 20 डेज आप भी पढ़ेंगे, हम भी साथ में पढ़ेंगे, हम इंटर के हैं। तो सारी स्ट्रेटजी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि हाँ आपको रेगुलर ये चीज़ मिले, तो ये तो इसी चैनल पे मिलेगा जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, प्लस पीडीएफ ये सब चाहिए तो टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका मैं लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे जो लास्ट में रहता है, वहाँ पे भी आपको डायरेक्टली टेलीग्राम जुड़ने का लिंक मिलेगा। आप ईमेल कर सकते हैं मुझको bkptkT@gmail.com पे। खैर, धन्यवाद।